मेरे सभी प्यारे मित्रों को द सिविलियन में शेखर पांडे में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। तो आपका जूनियर एड का आपका वो साल पेपर चल ही रहा था, प्रैक्टिस सेट चल ही रहा था। तो मैंने सोचा कि कोई संडे में बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो थोड़ा सा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज वो मैं लेकर आया हूँ। आपको दिख रहा होगा कि हिंदी वर्णमाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पर होता है। तो हिंदी वर्णमाला के बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं हिंदी वर्णमाला में पहला टॉपिक है, तो इसको समझ लीजिए बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। तो यही आपको क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी आपका किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। क्लियर, एक पॉइंट यहां से आपको मिल गया। अब हिंदी का सबसे पहला प्रयोग किस पुस्तक में हुआ है, किसने किया है, कौन से अभिलेख में हुआ है? तो हिंदी का सबसे पहला प्रयोग किताबुल हिंद बोल लीजिए या अलहिंद नामक बुक में हुआ है, जिसके राइटर कौन है आपके? अलबर्नी जी। क्लियर। तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी आपका फारसी भाषा का शब्द। तो सबसे पहला प्रयोग हिंदी का कहाँ हुआ है आपका, किस पुस्तक में हुआ? किताबुल हिंद में हुआ, जिसके राइटर कौन है आपके? अलबर्नी जी। अब हम बात करते हैं और आगे चलते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं या बाएं से दाएं? तो देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है आपका? बाएं से दाएं। और देवनागरी लिपि का सबसे पहला प्रयोग कहां पर हुआ है? बताइए आप लोग, देवनागरी लिपि का सबसे पहला प्रयोग कहां हुआ है? तो राजा जयभट्ट के शिलालेख में, गुजरात में। अगर पूछ लेगा प्रदेश का नाम कि देवनागरी लिपि का सबसे पहला प्रयोग किस राज्य में हुआ है, तो गुजरात में हुआ है। तो कहां पर हुआ है? गुजरात में हुआ है। किसके शिलालेख में हुआ है? राजा जयभट्ट के शिलालेख में हुआ है। क्लियर। तो यहां से सभी देख लीजिए बेटा, हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी आपका फारसी भाषा का शब्द है। और किस लिपि में लिखा जाता है? ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और कैसे लिखा जाता है? ये बाएं से दाएं। अब इसका पहला प्रयोग किस पुस्तक में हुआ है? तो अलहिंद नामक पुस्तक में हुआ है, जिसके राइटर कौन है आपके? अलबर्नी जी। और देवनागरी लिपि का पहला प्रयोग कहां पर हुआ है? गुजरात में हुआ है। किसके शिलालेख में हुआ है? राजा जयभट्ट के शिलालेख में हुआ, 7वीं शताब्दी में। क्लियर बेटा। अब बात करते हैं वर्णमाला की। तो अब बात करते हैं पहले वर्ण की। तो वर्ण क्या चीज होती है? तो वर्ण उस अखंड मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस अखंड मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े हम ना कर सके, उसको क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। क्लियर। उस अखंड मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े हम ना कह सके, उसको क्या बोलते हैं? वर्ण। और वर्ण को हम क्या बोल सकते हैं? बोलिए। ध्वनि संकेत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्वनि संकेत। और हम क्या बोलते हैं वर्ण को? बताइए बेटा, क्या बोलते हैं? स्वनिम भी बोलते हैं। और हम वर्ण को क्या बोलते हैं? अक्षर भी बोलते हैं। अक्षर। उपसर्ग छ मतलब नाश होना, क्षर मतलब क्षण होना या नाश होना, मतलब नहीं। यानी जिस ध्वनि का नाश ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? अक्षर। इसको और क्या बोलते हैं? अनासवान। यानी ध्वनियां क्या होती हैं? वर्ण क्या होते हैं? अनासवान होते हैं। इनका कभी नाश नहीं होता है। एक बार मुख से ध्वनि निकल गई तो ये कभी नाश नहीं होती है। अब अक्षर के बेटा कितने भेद होते हैं? अगर कोई पूछेगा कि अक्षर के कितने भेद होते हैं, तो सिर्फ 2 ही भेद होते हैं। इसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत डीपली चीज है बेटा। तो पहला होता है बदाक्षर, दूसरा होता है मुक्ताक्षर। तो पहला होता है बदाक्षर, दूसरा क्या होता है आपका? मुक्ताक्षर। अब बदाक्षर हम किसको कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में व्यंजन हो, व्यंजनांत हो या गहवरांत हो,
गहवर भी होते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में व्यंजन हो, एकदम इजी वे में समझिए आप, इजी वे में, नहीं आपको और नहीं समझ में आएगा। तो जिन शब्दों के अंत में क्या हो, व्यंजन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बदाक्षर। क्लियर? जैसे हमने लिख दिया राम, तो लास्ट में क्या है बेटा, ये म है, और म क्या है, ये व्यंजन है, तो ये क्या हो जाएगा, बदाक्षर। अब मुक्ताक्षर, जिन शब्दों के अंत में स्वर हो उसको हम क्या बोलेंगे, मुक्ताक्षर। जैसे हमने लिख दिया सा, तो सा में क्या है, ये बड़ा आ है, तो बड़ा क्या हो गया आपका, स्वर हो गया, तो इसको बोले हम क्या बेटा, मुक्ताक्षर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यानी वर्ण किसको कहते हैं, उस अखंड मूल ध्वनि को कहते हैं कि जिनके खंड या टुकड़े हम ना कर सके, उसको क्या बोलते हैं, वर्ण। वर्ण को और हम क्या बोलते हैं, ध्वनि संकेत भी बोलते हैं, स्वनिम भी बोलते हैं, इंग्लिश में आप फोनिम भी बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, स्वनिम भी बोलते हैं, और इसको हम अक्षर ही बोलते हैं। अक्षर मतलब जिसका नाक ना हो, यानी अनासमान। और अक्षर के कितने भेद होते हैं, अक्षर के 2 भेद होते हैं। तो पहला आपका बदाक्षर, दूसरा आपका मुक्ताक्षर। तो यहाँ तक एकदम क्लियर हो गई बात समझ में? अब आगे चर्चा करते हैं। तो अब देखिए, अगर हम बात करेंगे कि भाषा की लघुत्तम इकाई, तो भाषा की लघुत्तम इकाई बेटा क्या होती है, यहां समझिएगा। भाषा की लघुत्तम इकाई, तो भाषा की लघुत्तम इकाई क्या मानी जाती है, बताइए। उच्चारण की दृष्टि से, अगर हम बोलेंगे कि उच्चारण की दृष्टि से, कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई, अगर यहाँ पर जुड़ जाएगा भाषा की लघुत्तम इकाई, तो वर्ण या स्वनिम या ध्वनि संकेत भी कहते हैं। अगर हम यहाँ कह रहे हैं कि उच्चारण की दृष्टि से, और हम जोड़ देते हैं उच्चारण की दृष्टि से, यानी हम उच्चारित कर रहे हैं, यानी उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है, तो ध्वनि होती है। ये याद रखिएगा बेटा। अगर पूछ ले कि उच्चारण की दृष्टि कौन सी होती है, तो भाषा की लघुत्तम इकाई तो ध्वनि। अगर सिर्फ भाषा की लघुत्तम इकाई पूछ ले तो वर्ण देगा, या आपको अक्षर देगा, या आपको ध्वनि संकेत देगा। तो जो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा आप उसमें टिक कर दीजिएगा। अब अगर पूछ ले कि सार्थकता की दृष्टि से लघुत्तम इकाई, ध्यान दीजिएगा, सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई, तो सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या मानी जाती है, शब्द मानी जाती है। क्लियर? अब और आगे हम बात करते हैं कि काव्य शास्त्र की दृष्टि से, काव्य शास्त्र की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है, पद या रूप। पद या रूप, तो ये रट लीजिएगा, इसको भी रट लीजिएगा। बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो एकदम आपको आना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर पूछ लेगा कि भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या होती है, तो वाक्य होती है। आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि प्रत्येक वर्ण की अपनी क्या होती है, लिपि होती है, और इन लिपि को लिखने के लिए वर्ण संकेतों का हम प्रयोग करते हैं। और वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो वर्णमाला में टोटल अक्षर कितने होते हैं बेटा, 52। क्योंकि वर्णमाला कैसे, जैसे ये का हो गया, ये ख हो गया, ये च हो गया, ये ट हो गया, ये प हो गया, तो एक ये वर्णों की क्या बन गई, माला बन गई। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, वर्णमाला। क्लियर हो गया आपको? तो वर्णमाला में कितने टोटल अक्षर होते हैं, याद रखिएगा, 52 अक्षर होते हैं, यानी 52 अक्षर होते हैं। अगर पूछ लेगा कि पंडित कामता प्रसाद गुरु ने कितने स्वर माने हैं, तो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने 11 स्वर माने हैं और 43 मूल वर्ण स्वीकार किए हैं।
तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार उन्होंने कितने स्वर माने हैं? 11 स्वर माने हैं और आपके 43 मूल वर्ण स्वीकार किए हैं। अगर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार पूछ ले तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, ध्यान दीजिएगा बेटा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने स्वरों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। तो कौन से स्वरों को स्थान उन्होंने नहीं दिया है? क्योंकि यहाँ इन्होंने 11 माना है कामता प्रसाद गुरु ने, लेकिन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने स्वरों की संख्या कितनी मानी है? 10 यानी 10। तो कौन से वर्ण को उन्होंने स्वरों में स्थान नहीं दिया है? किसको नहीं दिया है? री को स्थान नहीं दिया है। इसको रट लीजिएगा एकदम से। क्लियर हो गया? तो डिफिनेशन देख लीजिएगा कि भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई या काव्य शास्त्र की दृष्टि या सार्थकता की दृष्टि या उच्चारण की दृष्टि से। बेटा आपको एकदम समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या। ध्यान दीजिएगा बेटा, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 45 होती है, जिनमें कि 35 व्यंजन, यानी टोटल कितने होते हैं? 45। इनमें 35 व्यंजन और कितने स्वर माने जाते हैं? 10 स्वर माने जाते हैं। तो अगर पूछ लेगा कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 45 होती है, जिनमें कि 35 व्यंजन होते हैं और 10 क्या होते हैं? आपके स्वर होते हैं। अगर पूछ लेगा लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना होगा 52। यानी कितनी होती है टोटल? आपके 52 होती है, जिनमें कि 13 स्वर, 35 व्यंजन, 13 स्वर हो गया आपका, 35 व्यंजन यानी दो द्विगुण होता है उसको भी जोड़ लेते हैं, यानी ड ड़ वाले को, और चार हो गए आपके संयुक्त व्यंजन। तो टोटल कितने हो गए? 52। तो क्लियर? अगर पूछेगा उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 45, जिनमें कि 35 आपके व्यंजन हो गए और 10 आपके हो गए स्वर। अगर पूछ लेगा कि लेखन के आधार पर कितनी होती है वर्णों की संख्या, तो 52 यानी 52, यानी 13 क्या हो गए आपके? स्वर हो गए, 35 क्या हो गए आपके? व्यंजन हो गए, और 4 क्या हो गए आपके? संयुक्त व्यंजन हो गए, यानी छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा एकदम से? अगर ना क्लियर हो तो बताइए, फिर से बताएं। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि हिंदी वर्णमाला में क्या क्या होते हैं। तो वर्ण आपको समझ में आ गया, जो उस अखंडमूल ध्वनि को कहते हैं कि जिसके हम खंड या टुकड़े ना कर सकें। अब वर्णमाला में क्या होता है, इसके हम 2 पार्ट करते हैं। एक तो होता है क्या आपका स्वर, और एक होता है आपका व्यंजन। तो अगर पूछ लेगा वर्णमाला कितनी भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, एक तो आपका स्वर और एक आपका व्यंजन। अब ये स्वर क्या होता है कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वो क्या कहलाते हैं? आपके स्वर। और जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाए वो क्या कहलाते हैं? आपके व्यंजन। यानी प्रत्येक व्यंजन में, सभी व्यंजन में कौन सा साइलेंट रहता है? आपका छोटा आ। अब बात समझाइए एकदम से। यानी जैसे हम क कहेंगे तो इसमें क्या छिपा है? इसमें छोटा अ छिपा है। इसको हम जैसे अलग करेंगे तो कैसे हो जाएगा ये क, और इसको हम अलग कर देंगे हलंत लगा के, हलंत लगाएंगे, इसको हमने स्वर ले लिया तो ये आ इधर आ गया। तो ये आपका क्या हो गया? शुद्ध व्यंजन। तो सभी, यानी व्यंजन में क्या होता है? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? व्यंजन। और जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्वर। क्लियर? एकदम डेफिनेशन एकदम तो रटते जाइएगा बेटा, क्योंकि अगर आप यहीं पर रट लोगे, क्योंकि मैं ऐसा समझाऊंगा कि अगर आपका दिमाग कंसंट्रेट होकर एकदम से बोर्ड में लगा है तो आपका पूरा वर्णमाला एकदम से क्लियर कट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, पहला ही चैप्टर वर्णमाला। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहाँ कहीं भी हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिए आते हैं और यहाँ से सबसे डीपली क्वेश्चन ही बनते हैं। यानी ऐसा नहीं कि सरल ही बन जाएगा, यहाँ से कठिन क्वेश्चन बनते हैं।
और मैं आपको वर्णमाला ऐसा समझाऊंगा, चाहे जितना भी कठिन प्रश्न पूछ ले, आपको सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको जूनियर एडेड में जो भी संडे के लिए एग्जाम होना है, तो 5-6 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, चाहे वो अल्पप्राण से संबंधित हो, महाप्राण संबंधित हो, चाहे अघोष सघोष पूछ ले, चाहे वो स्वरों का वर्गीकरण पूछ ले, चाहे वो व्यंजन का वर्गीकरण पूछ ले। हालांकि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सीसैट में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्णमाला, तो वहाँ भी ग्रामर ही पूछे जाते हैं, एसआई में तो इंपॉर्टेंट है ही आपका। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है बेटा कि वर्णमाला जो चैप्टर मैं आपको दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बहुत इत्मीनान से इसको समझते चलिएगा, और जो चीज़ ना समझ में आए बताइएगा, मैं पुनः समझाऊंगा, आप लोग कमेंट्स करिएगा, मैं दोबारा समझाऊंगा। तो चलिए, आपको समझ आ गई। तो वर्णमाला में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका स्वर और एक होता है आपका व्यंजन। तो स्वर किसको बोलते हैं? स्वर उन वर्णों के बोलते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, कि जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध या बाधा के होता है, यानी स्वरों में व्यंजन की सहायता नहीं ली जाती, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। और व्यंजन में स्वरों के जो वर्ण जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं व्यंजन। तो अभी आज के लेक्चर में हम सिर्फ स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में आपका हम व्यंजन को लेंगे। आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ स्वरों का, क्योंकि बहुत इत्मीनान से चलेंगे हम, कोई जल्दबाजी ना हमें है ना आपको भी होना चाहिए, क्योंकि हमको पूरा आपका ये वर्णमाला टॉपिक देना है और कहीं भी आपका क्वेश्चन ये आ जाए। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं सीधा स्वरों का। तो स्वरों का वर्गीकरण अब चलेंगे हम सीधा स्वरों के वर्गीकरण में। तो स्वर आपको समझ में आ गया होगा कि स्वरों की क्या विशेषताएं होती है, बताइए बेटा। इनका उच्चारण, पहली विशेषता, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, और सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। एक ये विशेषता हो गई, और एक विशेषता ये हो गई कि इनका उच्चारण बिना किसी बाधा के या अवरोध के होता है, या स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्वर। एकदम क्लियर। और स्वर कितने होते हैं? बोलिए। स्वर 11 होते हैं। मूलतः कितने होते हैं बेटा? 11। ये याद रखिएगा। अगर कहीं ऑप्शन में 11 ना मिलेगा तो आपको 13 मिलेगा, तो 13 पे टिक करना है। अगर आपको 11-13 दोनों दिया हो तब आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, वहां पे आपको 11 पे ही सही करना है और 11 ही सही कराया जाएगा। ये भी आपको क्लियर हो गया। और सभी स्वर क्या होते हैं? घोष या नादत्व के आधार पर, जिनके उच्चारण हमारा स्वर तंत्र कंपन करे उसको सघोष या घोष बोलते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष सब आपको बताएं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो जिनके उच्चारण में हमारा स्वर तंत्र आपका कंपन करे उसको घोष या सघोष बोलते हैं। तो सभी स्वर क्या होते हैं? घोष या सघोष भी होते हैं। क्लियर बेटा? तो सभी स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और सभी स्वर क्या होते हैं? आपके अल्पप्राण होते हैं, और सभी स्वर क्या होते हैं? आपके घोष या सघोष होते हैं। तो यहाँ तक एकदम आपको बात समझ आ गई। अब स्वर की बात हो गई, अब यहाँ हम करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। तो पहला हम लेंगे तो मात्रा, उच्चारण या काल के आधार पर। ध्यान दीजिएगा बेटा, स्वरों का वर्गीकरण चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अब यहाँ से स्टार्ट होता है और आपका इंपॉर्टेंट। तो पहला हम लेंगे वर्गीकरण का मात्रा, उच्चारण या काल के आधार पर। काल मतलब समय, कितना समय लगता है स्वरों के उच्चारण में। 1 मात्रा का समय लगता है, या 2 मात्रा का समय लगता है, या 3 मात्रा का समय लगता है। अब इसका हम अगर पूछ लेगा कितने भेद होते हैं, तो इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा आपका प्लुत स्वर, जो आपका संस्कृत में ज्यादा यूज होता है। तो देखिए बेटा, मात्रा, उच्चारण या काल के आधार पर
कितने भेद होते हैं? 3, ह्रस्व, दीर्घ और आपका प्लुत। अब ह्रस्व किसको बोलते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे, उसको हम क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। चाहे इसको हम ह्रस्व स्वर बोल लें, चाहे इसको हम एक मात्रिक स्वर बोल लें, ध्यान दीजिएगा यहीं पे, चाहे इसको हम ह्रस्व स्वर बोलें, चाहे इसको हम एक मात्रिक स्वर बोल लें, और चाहे इसको हम मूल स्वर बोलें, तीनों एक ही है। अगर पूछेगा एक मात्रिक स्वर कौन है, तो इसी को कहेंगे ह्रस्व स्वर। अगर पूछेगा मूल स्वर कौन सा होता है, तो यही है आपका ह्रस्व स्वर। कौन कौन से होते हैं? देखिए बेटा, आ, ई, उ, री, ये 4, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। यानी पूछ लेगा ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। तीनों एक ही नाम है, यहाँ भी कंफ्यूजन नहीं होना है। चाहे इनको हम ह्रस्व स्वर बोले, चाहे इनको हम एक मात्रिक स्वर बोले, चाहे इसको हम मूल स्वर बोले, क्योंकि इनके उच्चारण में एक मात्रा का स्वर लगता है, इसीलिए इसको हम एक मात्रिक भी कहते हैं, मूल भी कहते हैं, और ह्रस्व मतलब कम समय लगता है, इसलिए हम इसको ह्रस्व भी कहते हैं। अब दीर्घ, बेटा देखिए, अब जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगे, यानी ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा ज्यादा, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे, उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर ही बोलते हैं। या दुगना समय लगे, यानी ह्रस्व स्वर से या दुगना समय लगे, उसको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। क्लियर हो गया आपको बेटा? कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी, बड़ा ओ, ए, आए, ओ, आओ। तो ये 7 होते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, यानी 7। और मूल स्वरों की या ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। तो 7 4 11। अब बात करते हैं प्लुत। तो प्लुत स्वर किसको कहते हैं? ये संस्कृत में ज्यादा यूज होता है। तो जैसे आप लोग गांव में रहते हैं, तो छत रहता है गांव में, तो छत में आपस में फ्रेंड्स भी टहलते रहते हैं, तो आप लोग बुलाते हैं। तो जैसे रामू किसी का नाम रहता है, तो रामू नहीं सुनता है, रामू रामू और तेज बुलाता है, नहीं सुनता है, फिर बोलता है रमुआ रे। तो यही प्लुत का काम करता है, वो रेखना ही प्लुत का काम करता है। यानी जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगे या उससे अधिक समय लगे, उसको क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। क्लियर? जैसे आप लोगों ने देखा होगा ओम, तो देखिए ओम ऐसे लिखा होता है, ये प्लुत का साइन होता है, ऐसे जैसे बना होता है। अगर और पहले जाएंगे, वाल्मीकि के रामायण के आसपास जाएंगे, तो यहाँ पर ओम कैसे लिखा होता है? हिंदी में 3 बना होता है, यानी ओम। क्लियर हो गया बेटा? अब आपको समझ में आ गया, यानी सभी चीज समझ में आ गया आपका। ह्रस्व भी आपको समझ में आ गया, दीर्घ भी आपको समझ में आ गया, और आपको प्लुत भी समझ में आ गया होगा। अगर अभी आपको ना समझ में आए तो बताइए कमेंट्स करके। तो अब चलते, तो पहला हो गया आपका मात्रा या काल या उच्चारण के आधार पर। अब हम दूसरी बात करते हैं संयुक्त स्वर की। आइए नेक्स्ट टाइम चलते बेटा। अब ये संयुक्त स्वर क्या होता है, इसकी भी चर्चा यही कर लेते हैं। जो किन्हीं 2 वर्णों के मेल से बने ही, उसको क्या बोलेंगे? संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं आपके, बताइए? ए, आए, ओ, और आपका आओ। ये 4 क्या होते हैं? ये संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। अब ये किससे किससे बना है? तो ए किससे बना है? ये भी बहुत पूछता है। आ और ई से क्या बना है आपका? ए बना है। आय किससे बना है? आ और ए से बना है आपका आय। ओ किससे बना है? आ और ऊ से आपका बना है ओ। औ किससे बना है? आ और आपका ओ से बना है आपका औ।
क्लियर? तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका उठाता है कि ए किससे बना है, ऐ किससे बना है, ओ किससे बना है या आओ किससे बना है। फिर हम चर्चा करेंगे। अब संयुक्त स्वर के दो भेद होते हैं, वर्गीकरण दो प्रकार से कह सकते हैं। तो यहाँ से बहुत पूछता है, एक होता है क्या, इसी की हम चर्चा करेंगे बेटा, संयुक्त स्वर के। तो संयुक्त स्वर के दो पार्ट होते हैं। पहला सजातीय, सजातीय स्वर, और दूसरा विजातीय स्वर। अब सजातीय क्या है और विजातीय क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सजातीय कौन कौन से होते हैं, फिर आपको वही समझाते हैं। तो सजातीय मतलब एक ही स्थान से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या बोलते हैं, सजातीय। और विभिन्न स्थानों से बोले जाने वाले स्वर को हम क्या बोलते हैं, विजातीय। जैसे आ यानी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, तो सजातीय कौन कौन से होते हैं स्वर, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। अब क्यों इनको हम सजातीय कहते हैं, क्योंकि ये एक ही स्थान से बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं, इसको हम अलग करेंगे। तो आ और आ से क्या बना है, बड़ा, क्लियर। फिर ई किससे बना है आपका, ई, और ई से बना है आपका बड़ी, और ऊ किससे बना है आपका, ऊ, और ऊ से बना है आपका बड़ा ऊ। तो देखिए इसका उच्चारण स्थान क्या है, अको विसर्जनीय नाम कंठ, और इसका भी उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। यानी ये दोनों कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। यानी एक ही जात से बोले जाते हैं, एक ही स्थान से बोले जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सजाती। क्लियर हो गया बेटा। अब विजाती, विभिन्न स्थान से बोले जाने वाले स्वरों को क्या बोलते हैं, विजाती, यानी वही संयुक्त को। तो कैसे, ए, ऐ, ओ और आपका आओ। तो इसको हमने बता दिया कि ये किससे बने हैं, इसके पहले हमने चर्चा की है, लेकिन यहाँ एक हम पॉइंट समझा देते हैं। तो ये किससे बना है, आ और ई से। अब ध्यान दीजिएगा, तो आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, यानी अको विसर्जनीय नाम कंठा। और ई का उच्चारण स्थान क्या है, इचु ऐसा नाम ताल, यानी ताल से बोला जाता है। तो ये कहाँ से बोला जाता है, ये ताल से बोला गया भाई, और ये कहाँ से बोला गया, कहाँ से बोला गया, ये कंठ से बोला गया। तो यानी विभिन्न स्थानों से, स्थान मतलब मुख के अंदर की बात हो रही है, और कहीं भारत पाकिस्तान और चीन नेपाल की बात नहीं हो रही कि वहां से हम लेके आएंगे। स्थान मतलब स्वर कहाँ से बुलाते हैं, मुख के अंदर से किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं, बोलते हैं। अभी और आगे हम चर्चा करें तो एक एक निकाल देंगे स्वर आपको। तो विभिन्न स्थानों से बोले जाने वाले को, यानी ये आ कहाँ से बोला गया आपका, कंठ से बोला गया, और ई कहाँ से बोला गया आपका, ताल से। यानी विभिन्न स्थान से बोले जाने वाला, यानी उच्चारण स्थान की बात हो रही है यहाँ पे। स्थान का मतलब उच्चारण स्थान। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, आ का, कंठ। क्यों, क्योंकि अको विसर्जनीय नाम कंठ, यानी आ, बड़ा आ, पूरा का वर्ग, यानी क खा ग घ अंग कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। और इचु ऐसा नाम तालु, यानी ई, बड़ी ई और पूरा च वर्ग और या और तालब श कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, विजाती। क्लियर हो गया आपका, सजाती और विजाती। चलिए अब और आगे हम बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं बेटा, सजाती विजाती एकदम रट गया होगा। तो अब दूसरा लेते हैं, इसका स्वरों का वर्गीकरण का ही चल रहा है। मुख द्वार, मुख द्वार या द्विवार के खुलने के आधार पर, खोलने के आधार पर। अब इसका क्या तात्पर्य है भाई, तो आप मुख द्वार इसको कह लीजिए, जैसे हमने बनाया ये मुख बना दिया,
ठीक है, सपोज करिए ये मुख है, तो कितना मुख खुलता है? आधा खुलता है, या पूरा खुलता है, या कम खुलता है, या सबसे कम खुलता है? तो कितने भेद होते हैं मुख द्वार या विवार के खुलने के आधार पर? अगर पूछ लेगा भेद कितने होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। तो पहला विवृत, दूसरा अर्धविवृत। बेटा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से विवृत हैं। दे दिया गया आपका छोटा आ या बड़ा आ दे दिया गया, पूछ लेगा क्या ये विवृत है कि समृत है कि असमृत है। इसलिए इसको एकदम से रट डालिए, क्योंकि बहुत ही कठिन क्वेश्चन बनेंगे तभी यहां से देता है। तो चलिए अब फिर तीसरा समृत, फिर चौथा अर्ध समृत। क्लियर? अगर पूछ लेगा कि मुख द्वार या विवार, यदि इस जो आपका मुंह खुलता है इस साइड में, ये वाला पोर्शन, ये क्या रहता है, इसको हम विवार ही बोलते हैं, गांव की भाषा में बोलते हैं विवार, या आप लोग बोलते हैं मुख। तो कहते हैं ना कि जो व्यक्ति ज्यादा मसाला खाता है तो उसका विवार दबता जाता है, यानी कम होता जाता है। जो बहुत ज्यादा मसाला खाते हैं ना, छोटा औ करके बोलते हैं। तो खैर नशा और नारी से हमेशा बच के रहिए बेटा, ये दोनों विनाश के कारण है। अगर आपको लक्ष्य में पहुंचना है तो इन 2 चीजों से दूर ही रहना। पहला नशा, नशे का सेवन नहीं करना है। दूसरा किसी नारी के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्लियर? तभी आपको सफलता मिलेगी। चलिए बेटा आगे हम बात करते हैं। अब विवृत किसको बोलते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग आपका पूरा खुला रहे, मतलब जैसे ये आपका मुख हो गया, ये पूरा खुला रहे एकदम अजगर जैसे, तो उसको बोलते हैं विवृत। क्लियर है? जैसे आपका बड़ा आ, सिर्फ बड़ा आ जो होता है यही विवृत कहलाता है। अगर पूछ लेगा बड़ा आ क्या है, तो ये क्या है, विवृत बोला जाता है। ठीक है बेटा। अब अर्धविवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में आपका मुंह आधा खुला रहे उसको हम क्या बोलते हैं, अर्धविवृत। जैसे आपका छोटा आ, बड़ा आ। अब आप कहोगे बड़ा यहाँ भी हमने ले लिया है, तो बेटा ये आगत वाले की बात हो रही है यहाँ पे, छोटा आ और आगत वाला आ। और क्या आए, और क्या वर्ड ले लेंगे, आ। तो ये सारे क्या है, ये अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से? आ, यहाँ माइंड में बैठाइए, विवृत क्या होता है, सिर्फ हम बड़ा आ की बात करते हैं। फिर अर्धविवृत क्या होता है, यानी आ, बड़ा, आए और औ। फिर समृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, समृत। जैसे आपका ई, बड़ी ई, उ और बड़ा उ, यानी ये 4 वर्ण समृत कहलाते हैं, यानी ई, बड़े ई, उ और आपका बड़ा उ। अब बचा क्या आपका अर्धसमृत, जिन स्वरों के उच्चारण में लगभग हमारा आधा मुख बंद रहता है उसको क्या बोलते हैं, अर्धसमृत। अर्धसमृत कौन कौन से होते हैं, ए और आपका ओ। तो यहां से बेटा रट लीजिएगा, फिर से एक बार करते हैं, आपका थोड़ा सा माइंड रिकॉल हो जाएगा और एकदम आपको रट भी जाएगा। विवृत किसको कहते हैं, जिन तरह के उच्चारण में आपका मुख द्वार लगभग पूरा खुला है उसको बोलते हैं आपका विवृत। जैसे आपका अर्धविवृत, आधा आ, आगत वाला, और अय और आपका औ। यही से माइंड में बैठाना है बेटा। समृत ई, बड़ी ई, उ और बड़ा उ। अर्धसमृत ए और आपका ओ। तो ये अगर पूछ लेगा कि मुख द्वार या विवार के खुलने के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो आपके 4 भेद होते हैं। अब और आगे चलते हैं। तीसरा लेते हैं बेटा, जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर, अब ध्यान दीजिएगा, जीभ के कैसे प्रयोग के आधार पर, जैसे आपका ये हो गया जीभ,
सपोज करिएगा बेटा ये जीभ है, ठीक है, हमको जीभ से मतलब है, बाकी फिगर से मतलब नहीं, अच्छा बना हो या चाहे बुरा, ठीक है। तो बेटा जीभ के प्रयोग के आधार पर वो स्वर जीभ के किस भाग से बोले जाते हैं, इसको 3 टुकड़े में काट लेंगे जीभ का हम, क्योंकि जीभ अगर कंट्रोल में नहीं है तो व्यक्ति का आचरण खराब रहता है। यानी जीभ पे हमेशा कंट्रोल आप लोग रखिएगा। ऐसी वाणी मत बोलिए किसी दूसरे को दुख पहुंचे, कबीरदास ने कहा है। तो उसके संबंध में यानी जीभ में किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, मेरा आशा यही है बेटा। तो जीभ को बहुत ही कंट्रोल में रखिएगा। आपको जवाब देना है, जैसे बहुत सारे आप लोग लक्ष्य पे जाते हैं तो बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं, तो लोग कोसते भी हैं, रिश्तेदार कोसते हैं कि अरे वो 4 साल से इलाहाबाद में रह रहा है, 4 साल से दिल्ली में रहा है, पता नहीं वो क्या करता है। तो आप घबराइए मत। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, थोड़ा उसका समय आने दीजिए। और आप किसी को जवाब मत दीजिए बोलकर, उनका काम है भौंकना, आप उसका जवाब दीजिए। जब एकदम सफलता पे चढ़ जाएंगे तो वही लोग आपके कदमों में आके गिरेंगे जो आपकी उपेक्षा करते हैं। बात करते हैं महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का। आपको सचिन तेंदुलकर कभी किसी से लड़ाई नहीं किया, वो हमेशा अपने बल्ले से ही जवाब देता रहा, इसीलिए उसको मास्टर ब्लास्टर भी कहते थे। अगर कंधे में भी बॉल लग जाती थी, पगबाधा हो जाते थे, यानी एलबीडब्ल्यू दे दिया जाता था, तो सर झुकाया और वो खटखट खटखट चल देता था, उसकी वही स्टाइल थी। तो चलिए बेटा, कहने का तात्पर्य ये कि ऐसी वाणी बोलिए जो सबको शीतल करे, पवित्र करे, और हमेशा धैर्य से जिस काम में लगे एकदम धैर्य, क्योंकि धैर्य बेटा बहुत चाहिए, पेशेंस बहुत होना चाहिए। तो इसको हम जीभ को क्या करेंगे, 3 टुकड़े कर लेंगे। इस भाग को क्या बोलेंगे, अग्रभाग। इस भाग को क्या बोलेंगे, मध्य भाग। इस भाग को क्या बोलेंगे हम, पश्च भाग। क्लियर। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। तो पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो अग्र स्वर यानी जो जीभ का अग्रभाग हमेशा आपका उठे स्वर बोलने में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अग्र स्वर। कौन से स्वरों को बोलने में उठता है आपका, ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये क्या कहलाते हैं, ये अग्र स्वर कहलाते हैं। और जिसको बोलने में आपका जीभ का मध्य भाग समतल रहे, समान रहे, क्योंकि मध्य भाग कहाँ जाएगा, वो आगे से भी जुड़ा है और पीछे भी से जुड़ा है, तो वही चुप मार के सोया रहेगा, एकदम से समतल रहेगा। तो जिसको बोलने में हमारे जीभ के बीच वाला भाग का प्रयोग होता है, यानी मध्य भाग का प्रयोग होता है, उसको हम बोलते हैं मध्य स्वर, या इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय स्वर भी बोलते हैं। जैसे आपका छोटा आ, तो छोटा आ ये बहुत पूछता है केंद्रीय स्वर कौन सा होता है, तो चाहे इसको हम केंद्रीय स्वर बोल लें, चाहे इसको हम मध्य स्वर बोल लें। क्लियर। अब जो इनमें से बचा वो चला जाएगा आपका पश्च स्वर में। तो यही आपको 2 पकड़ना है ट्रिक, ये माइंड में बैठाइएगा, ई ए अग्र, मध्य वाला तो पता ही है छोटा आई होता है, लेकिन ई ए अग्र, ई का तात्पर्य ई बड़ी, ए ऐ, बस ये आप माइंड में कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए, तब ये आपको रट जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत देता है। क्लियर बेटा। आगे चलें, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, जो कि आपका पहला अग्र, मध्य और आपका पश्च। तो यहाँ भी आपको सारा समझ में आ गया होगा। अब हम चौथे बिंदु पे चलते हैं। आज हम सिर्फ इस टॉपिक में स्वरों का ही वर्गीकरण करेंगे, क्योंकि स्वर का वर्गीकरण अलग करेंगे और व्यंजन का अलग, व्यंजन का नेक्स्ट टॉपिक में ले आएंगे। आज हम सिर्फ आपको स्वर का करेंगे, क्योंकि स्वर में बहुत ज़्यादा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है, और हमें एक एक पोर्शन पे आपको प्रकाश डालना है, कोई पार्ट हमको छोड़ना नहीं है। तो अगला, ओठों की स्थिति के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर, अब इसका क्या तात्पर्य हुआ कि ओठों की स्थिति के आधार पर, बताइए बेटा कि ओठ आपका कैसा है,
जैसे हमने ये ओंठ बना लिया, ये सपोज ओंठ कर लिया, तो ओंठों की स्थिति कैसी है आपकी? गोल है, यानी वृत्त के आकार का है, या वृत्त के आकार का नहीं है। यानी दो पार्ट होते हैं, या तो शब्द बोलने में, वर्डों को बोलने में, या तो आपका गोल हो जाएगा, जैसे ऊ बोलोगे तो गोल हो रहा है ना, यानी वृत्त के आकार का हो रहा है। यानी ओठों की स्थिति के आधार पर दो भाग होते हैं। तो पहला वृत्तमुखी और दूसरा आवृतमुखी। क्लियर? यानी वृत्तमुखी क्या होता है? जिनको बोलने में, जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमारे होंठ कैसे रहें? एकदम गोल रहें, उनको हम क्या बोलेंगे? वृत्तमुखी स्वर बोलेंगे। जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, और ये आगत वाला, ये क्या कहलाते हैं? ये आपके वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। और आवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख कैसा रहे? गोल ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? आवृतमुखी बोलेंगे। जैसे आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ए और आई, यानी टोटल कितने होते हैं? ये 6। क्लियर हो गया बेटा? तो फिर से समझ लीजिए, ओठों की स्थिति के आधार पर दो पार्ट होते हैं, वृत्तमुखी या आवृतमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा ओठ कैसा हो जाए, स्थिति कैसी हो जाए उसकी? गोलाकार हो जाए, उसको हम बोलेंगे वृत्तमुखी, यानी वृत्त के आकार का। और जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख वृत्तमुखी ना हो, यानी गोला ना हो, उसको हम बोलेंगे आवृतमुखी। क्लियर बेटा? अब चलिए, अब आगे चलते हैं। तो ये 4 पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं हवा के नाक या मुख से निकलने के आधार पर। अब इसका तात्पर्य क्या हो गया कि स्वरों के उच्चारण में या तो हवा मुख से निकलती है, या तो नाक से निकलती, दो ही जगह से निकलती है, और तो कहीं से निकलती है नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि हवा के नाक या मुख से निकलने की